तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसके पहले रिवोल्ट ऑफ इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जितने भी जो रिवोल्ट हुए थे 1857 से पहले, थोड़े बहुत छोटे मोटे इंसिडेंट्स, वो हमने देख लिए थे। इसके बाद हम चेक कर रहे हैं आज रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जब हम बात करते हैं 1857 के रिवोल्ट की, तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सिंगल पॉलिसी की वजह से यहाँ पे हमें रिवोल्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रिवोल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो जो पॉलिसीज़ वो इंडिया में लाना स्टार्ट करते हैं उसकी वजह से। उसके बाद सेकंड यहाँ पे मेन रीज़न होता है जो ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को, और फॉर एग्जांपल जो सब्सिडियरी अलायंस है उसकी वजह से, कि जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो उनके किंग हैं, यहाँ पे जो रूलर्स हैं, एक तरह से लोगों को उनके प्रति सिंपैथी थी। ठीक है, अब अगर ब्रिटिशर्स इनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है लोग यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स उनसे नाराज़ हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड रीज़न यहाँ पे हो सकता है, फॉर एग्जांपल रूमर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज, कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या, इंडिया में जो लोग हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में पहले ऐसा था कि जो, अगर आप रिलीजन से, किसी एक धर्म से, फॉर एग्जांपल फादर हैं, अब उसने एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करा उसके सन ने, तो उसको जो इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस है, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स आगे चल के ऐसा लॉ लाते हैं जिससे अगर सन दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट भी हो रहा है तो भी उसको फादर का इनहेरिटेंस मिल सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक तरह से रूमर्स फैलना स्टार्ट होते हैं इंडिया में कि ब्रिटिशर्स इंडिया में सबको जो है कन्वर्ट करने का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही में उसी के साथ यहाँ पे ये होता है कि काफ़ी सारे सुपरस्टिशियस इंडिया में पहले से ही है कि फॉर एग्जांपल अगर धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने समुद्र को क्रॉस किया और सी को क्रॉस किया तो आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के रूमर्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे उस टाइम पे। अब यहाँ पे एक स्पार्क, मतलब एक चिंगारी यहाँ पे मिलती है, स्पार्क और चिंगारी यहाँ पे मिलती है, वो है कैटरिज की, कि ब्रिटिशर्स जो नए कैटरिज लाए हैं उसको आपको पहले मुंह से रैपर निकालने के लिए काटना पड़ेगा। अब उस कैटरिज में जो है मीट मिला हुआ है, किसका, काऊ का और पिग का, जो ब्रिटिशर्स अपने से कटवाएंगे और आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब से स्टार्ट होता है 1857 का रिवोल्ट। मतलब कैटरिज जो है सिंगल छोटा सा स्पार्क था। इसके पहले भी काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो एक तरह से पाइल अप होते हैं और एंड में इनको एक स्पार्क मिलता है जो कि एक्सप्लोड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये आता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के, कि यहाँ पे आइडियोलॉजी, जो इंडिया में लोगों की आइडियोलॉजी है रूलर्स की, वो अभी भी डिफरेंट है। मतलब क्या, झांसी में जो पर्सन बैठा हुआ है, झांसी में नाना साहेब, यहाँ पे दिल्ली में हमारे पास बहादुर शाह जफ़र, ये सब अभी भी एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं हैं। मतलब इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ये अभी भी अपने अपने रूलर्स और किंग, अपने रूलर की तरह यहाँ पे रूल करना चाहते हैं अपनी पोजीशन पे, लेकिन अब यहाँ से ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते हैं वो सब। तो क्या होता है यहाँ पे एक यूनिटी, कि रूलर्स के बीच में यूनिटी क्रिएट नहीं होती है, यहाँ पे यूनिटी क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट कम्प्लीटली फेल हो जाता है। उसी के साथ जो यहाँ पे मॉब है, मतलब जो लोग हैं, आम जनता है, वो अब उनका रूलर से ऊपर से इतना जो कंट्रोल था वो कम्प्लीटली हट चुका है। मतलब क्या, रूलर्स अब मॉब को कंट्रोल नहीं करते हैं, जिनके सोल्जर्स है, आर्मीज हैं, उनको एक तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन कंट्रोल थे ब्रिटिशर्स। अब चूंकि मॉब यहाँ पे ब्रिटिशर्स से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और रूलर्स का होना एक तरह से इनसिग्निफिकेंट हो चुका है। मतलब क्या, रूलर सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ना होना एक तरह से कोई इनसिग्निफिकेंट बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉब है वो रूलर्स की भी सुनती नहीं है। मतलब जो रूलर्स कहेंगे उनकी भी बिल्कुल नहीं सुनेगी, और कंप्लीट वायलेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इंडियंस के द्वारा भी और ब्रिटिशर्स के द्वारा भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉजेज़ की हम बात करें 1857 रिवॉल्ट की, इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ थे, सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ थे,
इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, मतलब जो बाहरी इवेंट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल वॉर हो रही है, अब इंडियन जो लोग हैं वो दूसरी आउटसाइड फॉरेन वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री कॉजेज थे। इकोनॉमिक कॉजेज की हम बात करें तो हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, चेंज इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स टैक्स के लिए पीजेंट्स को फोर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्राइमरी वर्क है वो उस पर फोकस कर रहे हैं, और सेकेंडरी वर्क मतलब क्या, जो वीविंग है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है एक तरह से, ठीक है। इसके बाद हम पॉलिटिकल कॉजेज़ की बात करें तो एक्सपांशन, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि हम झांसी में देखते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। इसके बाद वायलेंस एंड रेसिज्म जो ब्रिटिश इंडियन के साथ कर रहे हैं। इसके बाद डेलाउसी वॉज आल्सो रिफ्यूज टू ऑर्गेनाइज द टाइटल्स ऑफ मैनी एक्स रूलर्स और टू पे देयर पेंशंस। मतलब जो डेलाउसी के टाइम पे क्या होता है, डेलाउसी यहाँ पे जितने भी एक्स रूलर्स उनको पेंशन देने से मना कर देते हैं। Thus, the title of Nawabs, Carnatic of Surat, and the Raja of Tanjore were cancelled. Similarly, after the death of ex-Peshwa Bajirao too, Dalhousie refused to extend his pay or pension to his adopted son Nana Sahib. On the Prince Fakhruddin's death, 1856, whose succession had been recognized conditionally by Dalhousie, Canning announced that after Bahadur Shah's death, the Mughal would lose the title of kings, एंसेस्ट्रल एंड मुगल पैलेसेस, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज की, तो रैम्पेंट करप्शन यहाँ पे हम देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड कर रही है, लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं ये खुद में करप्ट हैं। मतलब क्या, यहाँ पे काफ़ी सारा प्राइवेट ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, प्राइवेट ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम, मिस गवर्नेंस, एक्सक्लूजन ऑफ द नेटिव्स फ्रॉम हाई अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेज पे। तो यहाँ पे थ्रेट ऑफ कन्वर्जन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850, लेक्सी लॉसी एक्ट ऑफ 1850, मतलब वही सेम इनहेरिटेंस का था कि पहले ट्रेडिशन ऐसा था, अगर आप एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हो तो फादर की जो प्रॉपर्टी वो सन को नहीं मिलती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स लेक्सी लॉसी एक्ट लाते 1850 में, जो कि फादर की प्रॉपर्टी सन को इवन केस मिलेगी अगर वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह सस्पिशन यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए बैठ जाता है इंडियंस का कि ये लोग जो है हमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडिफाइड हिंदू कस्टम्स, अ चेंज ऑफ रिलीजन डिड नॉट डिबार अ सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। द रूमर वॉज दैट इंग्लिश वर conspiring to convert the Indians to Christianity. Reforms like abolition of sati, regulation 17 of 1829 of Bengal Code, the policy to tax religious schools further anguished both Hindus and Muslims. Racial discrimination by British against Indians, forceful conversion to Christianity. Influence of outside events. The British suffered defeats in First Afghan War, shattering the belief of the invisibility. British suffered major wars in Punjab Wars, Crimean War, Santhan Rebellion and psychological repercussions. इसके बाद आगे चले तो हम मिलिट्री की बात करें तो होमोजेनियस स्ट्रक्चर ऑफ बंगाल आर्मी, मतलब कि यहाँ पे क्या ब्रिटिशर्स एक होमोजेनियस स्ट्रक्चर लाना चाहते थे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रिलीजियस के अपने धर्म के फॉर एग्जांपल नाड़ा कड़ा ये सब पहनते हो वो कम्प्लीटली मिलिट्री में बैन होने वाला था। मिनिमल ब्रिटिश प्रेजेंस यहाँ पे रखने वाले थे। हाई कास्ट कैरेक्टर एंड रिक्रूटमेंट ऑफ मेनली फ्रॉम अवध होमोजेनियस स्ट्रक्चर। लॉर्ड डेलाउसी द बंगाल आर्मी वॉज a great brotherhood in which all the members felt and acted union. Service in the army was hereditary. Religious grievances. Authorities forbade soldiers to wear caste and sectarian marks, beards and turbans. The new army maintained chaplains at the cost. General Service Enlistment Act 1856 required the soldiers to work overseas, मतलब समुद्र के बाहर जाके जो काम करना पड़ेगा। इसके बाद कास्ट प्रिविलेजेस। द ब्रिटिश मेंटेन्ड हाई कास्ट आइडेंटिटी ऑफ द आर्मी इनिशियली, स्पेशली इन बंगाल ब्राह्मण्स, राजपूत एंड भूमिहर्स. द डाइटरी एंड ट्रैवल restrictions associated with caste were respected under Hastings. 1820s John Ward's army reforms
universalization of army culture curtailed caste privileges, friction in the military, overseas deployment, General Service Enlistment Act 1856, salary discrimination among same ranks, refusal to pay bhatta, foreign service allowance. Soldiers were considered an inferior and higher posts were exclusively reserved for Britishers. Post Office Act 1854. Religious identity seemed to be in crisis, regular humiliation and peasant in uniform. इसके बाद आता है annexation of Awadh in 1857 was a major points of discontent. Major part of Bengal army was from Awadh, almost 75,000, inspired regional patriotism. The Bengal army soldiers were just peasants in uniform. Higher taxes had already affected them. The Talukdars who lost their estates were main proponents of revolt later. This also created panic among the other rulers. अब यहाँ पे एनेक्सेशन अवध से कैसे यहाँ पे इशू क्रिएट होता है. अब फॉर एग्जांपल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवध से पीजेंट्स को लिया और बंगाल में अटैक करा. ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है. तो यहाँ पे जो अवध के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, एक तरह से पेट्रियाटिज्म देखते हैं कि देखो हम ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हैं, हम इंडिया के जो बाकी एरिया है उनको कॉन्कर कर रहे हैं. अब बारी आती है अवध की. मतलब क्या, अवध के लोग सोचते हैं कि यहाँ पे अवध को ब्रिटिशर्स कुछ नहीं करेंगे, उसको एनेक्स नहीं करेंगे, लेकिन आगे चल कर ब्रिटिशर्स अवध को भी एनेक्स कर लेते हैं. ठीक है, अब आर्मी में हो क्या रहा है, ब्रिटिश आर्मी में जो सोल्जर्स हैं वो खुद यहाँ पे फॉर एग्जांपल होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, यहाँ पे 4 पर्सन है, 5 पर्सन है, तो इनमें से एक पर्सन जो है आर्मी ज्वाइन कर लेगा, और ये सारे घरों में हो रहा था. ठीक है, लेकिन अब यही आर्मी पर्सन और सोल्जर देखता क्या है यहाँ पे सोल्जर कि यहाँ पे इसके घर में इसके जो फैमिली मेम्बर है उनके साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, जो ह्यूमिलिएशन उनका हो रहा है. वो भी एक तरह से आर्मी जो सोल्जर है वो भी खुद एक तरह से पीजेंट है जो यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे अवध का एनेक्सेशन एक तरह से लोगों के बीच में डिसकंटेंट क्रिएट करता है. ठीक है, अब यहाँ पे बिगिनिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वॉर में एक टेबल दी हुई है. दिल्ली में बहादुर शाह टू एंड जनरल बख्त खान यहाँ पे ये सब रिवोल्ट करते थे. लखनऊ, कानपुर, झांसी, जदीसपुर, बनारस, फजियाबाद, बागपाट एंड बरेली, देन पटना, यहाँ से हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है. अब द म्यूटिनी मेनली अफेक्टेड द बंगाल आर्मी. अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, लार्ज पार्ट ऑफ बिहार, ईस्ट पंजाब ऑल shook off British authority. In many princely states, rulers remained loyal to their British administrator, but the soldiers revolted. For example, Holkar of Indore remained loyal, but many of Indore troops rebelled and joined sepoys. Madras, Bombay remained unaffected. Punjab and Gorkha soldiers were actually helped to suppress the rebellion. Maharaj of Kashmir and Rana of Nepal also helped the British. Since the maximum soldiers were in Bengal army, almost half of the British soldiers had mutined. 29 March 1857, Mangal Pandey shoots an European officer. 10th of May, revolt starts Meerut from Delhi. Choice of Bahadur Shah as a symbolic head. अब 1857 का रिवोल्ट थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल साइडेड है कि 1857 का रिवोल्ट सिर्फ जल्दी से बस मंगल पांडे ने गोली मारी यूरोपियन ऑफिसर को और यहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में रिवोल्ट यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि मंगल पांडे की जो यूनिट है उसमें मंगल पांडे जो है ब्रिटिशर्स को मार देते हैं, इसके जो ऑफिसर है उनको मार देते हैं. ठीक है, यूरोपियन ऑफिसर को. अब यहाँ पे इसके अगेंस्ट ब्रिटिश यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके इस प्रोटेस्ट को सप्रेस कर देते हैं. जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश के साथ प्रोटेस्ट करते हैं उनको ब्रिटिशर्स गोली मार देते हैं, वहीं पे उनको डेथ हो जाती है. ठीक है, तो 1 महीने तक यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता है. अब ये खबर मंगल पांडे ने यूरोपियन को गोली मार दी, खबर जाती है मेरठ में. अब मेरठ में जो 80 से 100 सोल्जर्स रहते हैं वो यहाँ पे म्यूटिनी कर देते हैं. मतलब क्या, वो अगेन ब्रिटिश के अगेन रिबेल कर देते हैं. तो यहाँ पे जो मेरठ के सोल्जर्स है वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो टेलीग्राफ की लाइन है, टेलीग्राफ की जो लाइन है उसको काट देते हैं. इससे होता क्या है, जो मेरठ है यहाँ पे ब्रिटिशर्स को मालूम नहीं पड़ता है कि जो मेरठ की लाइन है और मेरठ जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ से जा चुका है. ठीक है, तो मेरठ के यहाँ पे सोल्जर्स 80 to 100 सोल्जर्स यहाँ पे म्यूटिनी करते हैं, टेलीग्राफ लाइन काट देते हैं.
जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स इन सबको गोली मार देते हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का मतलब ऑफिसर्स का नहीं है, यहाँ पे जो उनकी वाइफ है, चिल्ड्रन है, प्लांटर्स हैं, सभी को यहाँ पे मार दिया जाता है। मतलब एक तरह से 1857 का रिवॉल्ट जो है कंप्लीट ब्लड बाथ यहाँ पे बनता है। ब्लड बाथ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस को बुरी तरह मार रहे हैं, और सेम इंडियंस भी एक तरह से अब बुरी तरह इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स को मार रहे हैं। मतलब मंगल पांडे ने जो यूरोपियन को गोली मारी थी, तो यूरोपियन ने उसका अगेंस्ट में करा क्या, जितने भी सोल्जर्स थे अगेंस्ट ने था, उन सभी को डेथ पेनल्टी दी गई थी, और सभी को वहाँ पे खड़े होके गोली से मार दिया गया था, बंदूक की गोली से। अब मेरठ में सेम वही केस होता है कि मेरठ में जो सिपाही म्यूटिनी होती है उसमें सारे ब्रिटिशर्स को मार दिया जाता है, जितने भी उनकी वाइफ, हस्बैंड, जितने भी लोग थे, जितने भी लगते थे। फॉर एग्जांपल, और मेज कैसे होता था, स्किन कलर से, कि जो भी गोरा लोग हमको दिख रहा है सबको मार दो। ठीक है। अब मेरठ में से जो जितने भी सिपाही हैं वो जाते हैं दिल्ली में। ठीक है। अब दिल्ली में क्या है, यमुना नदी इस तरह फ्लो करती है। ठीक है। और यहाँ पे एक गेट आता है। ओके। अब मेरठ से ब्रिटिश जितने भी सिपाही हैं यहाँ पे आते हैं, और बहादुर शाह जफ़र पे ये टटकाते हैं, शोर करते हैं कि हम यहाँ पे। बहादुर शाह जफ़र फिर ऊपर आते अपने महल से निकलते हुए, और जो ऊपर का एक एरिया है जहाँ पे मतलब अंदर से ही आप एक ऊंचाई वाले एरिया पे जितने भी नीचे लोग हैं उनको देख सकते हो गेट पे। यहाँ पे बहादुर शाह आते हैं और सिपाही को देखते हैं। यहाँ पे सारे सिपाही 80 to 100 सिपाही क्या बोलते हैं कि हमने ब्रिटिशर्स, जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उनको मार दिया है, किल कर दिया है, हम आपको अपना लीडर मानते हैं, आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है रिबेल करो, हमारी हेल्प करो और हमारे तरह से लीडर बनने का काम करो। ठीक है। बहादुर शाह भी मना कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी सोल्जर्स हैं वो आते हैं कश्मीर, मतलब यहाँ से आगे चलते रोड से जाते हैं, और जो एक कश्मीर का रोड आता है, मतलब कश्मीर टू दिल्ली का रोड आता है, वहाँ पे यहाँ से जो है दिल्ली में इंटर करते हैं। यहाँ से इंटर करने के बाद में जितने भी ब्रिटिशर्स, हस्बैंड, वाइफ, वुमेन, चिल्ड्रन जितने भी दिखते हैं सबको यहाँ पे मारना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और एकदम से क्या होता है, एक कैटरीज का मतलब जो वेयर हाउस है जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने हथियार रख रखे हैं, उसमें एक तरह से एक ऑफिसर जो है आग लगा देता है, और एकदम से धमाका होता है, ब्लास्ट होता है। अब ये सब बहादुर शाह देखते हैं। ठीक है। अब उनको समझ में आ जाता है कि जो ये सोल्जर्स है कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अगर इन केस बहादुर शाह इनको मना कर देते हैं तो प्रैक्टिकली बहादुर शाह को भी ये मार देंगे। ठीक है। तो बहादुर शाह को भी किल कर देंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, बहादुर शाह को यहाँ पे ऐसा रिबेल और लीडर बनना ही पड़ता है, रिबेल का लीडर बनना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे बहादुर शाह की वाइफ थी। अब बहादुर शाह बोलते कि आप लोग जाओ, और मेरे जो सिपाही है, मतलब क्या, जनरल बख्त खान, जनरल बख्त खान जो कि मेरठ में बरेली में है, सॉरी बरेली में है, इनको आप बुला के लाओ, ये जो इस रिबेल को लीड करेंगे। ठीक है, जो लीडर वर्क करेंगे, बख्त खान, लेकिन जो बरेली में है। अब यहाँ पे जो इस तरह का हित है नहीं कि आपके पास व्हाट्सअप का सिस्टम हो, अगर आपके पास कोई पर्सन यहाँ से बुलाने जाएगा भी तो 4 से 5 दिन यहाँ पे कंप्लीट लगने वाले। ठीक है। अभी तक का सीन ये है कि ब्रिटिशर्स को नहीं पता है कि दिल्ली और मेरठ ब्रिटिशर्स के हाथ से कंप्लीटली जा चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट ब्लड बाथ दिल्ली में भी होता है। ठीक है। ब्लड बाथ कि यहाँ पे जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हो, वुमेन हो या फिर मैन हो, सबको मार दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे वक्त खान आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इशू क्रिएट होता है। बहादुर शाह की जो वाइफ है जीनत, वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए एक तरह से स्पाई का काम करती है। बहादुर शाह की जो वाइफ है वो एक तरह से ब्रिटिशर्स के लिए स्पाई का काम करती है। होता क्या है यहाँ पे कि बहादुर शाह बोलते कि बख्त खान जो है यहाँ पे लीड करेगा, लेकिन उनकी वाइफ का कहना था लीड करेगा, लेकिन उनकी जो वाइफ है उनका यहाँ पे कहना था कि जो मेरा सन है, मेरा जो बेटा है,
उसको आप एक तरह से लीडर बनाओ, ठीक है। लेकिन बहादुर शाह यहाँ पे मना कर देते हैं। अब सिपाही जो है यहाँ पे गलती कर देते हैं। यहाँ पे जो ये रोड है कश्मीर की रोड है, मतलब कश्मीर से दिल्ली आ रहे हैं। यहाँ पे जो ब्रिटिश यहाँ पे मेरठ से लोग आए। अब सिपाही ने यहाँ पे करा क्या है, पंजाब का एरिया, जो पंजाब की रोड है वहाँ को खुला छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं। उसी के साथ आप जो वॉल देख रहे हो, मतलब एक तरह से दीवार बनी हुई ऊंची वाली। अब जो सिपाही है सिपाही है वो ऊपर दीवार के ऊपर नहीं खड़े हुए, वो खड़े कहाँ हैं, वो नीचे साइड में खड़े हुए। तो ब्रिटिशर्स करते क्या है, जब ब्रिटिशर्स उनको मालूम पड़ता है कि दिल्ली दिल्ली और जो मेरठ है वो उनके हाथ से जा चुका है, तो यहाँ पे वो अटैक करते हैं, ठीक है। अब जब वो यहाँ पे अटैक करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके वो ऊपर का ये एरिया कब्जा लेते हैं, ठीक है। ऊपर का इतना एरिया वो कब्जा लेते हैं ताकि वो यहाँ पे नज़र रख सके, ठीक है। अब साथ ही में ब्रिटिशर्स यहाँ पे डायरेक्ट दिल्ली पे अटैक नहीं करते, ठीक है। वो यहाँ पे एक तरह से स्पाइस से वेट एंड वॉच का काम करते हैं, वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाते हैं। और यहाँ पे जो बहादुर शाह की वाइफ है उनको एज अ स्पाई का काम दिया जाता है। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को सारी नॉलेज जो दिल्ली में हो रहा है उनकी खबर मिलती रहती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दिल्ली में कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, चूँकि यहाँ पे सारे रोड यहाँ पे पूरे कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं, सिपाही ने बंद कर दिए। यहाँ पे फूड शॉर्टेज हो जाती है, मतलब लोगों को खाना नहीं मिलता है। अब चूँकि आप सपोज़ करो यहाँ पे अब नल तो हर घर नहीं चलते थे कि नल का पानी यहाँ पे आ रहा हो। यहाँ पे चूँकि कम सारा रोड रास्ता सब कुछ बंद हो चुका था, घर में पानी की कमी होना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो बहुत कम पानी यहाँ पे था लोगों को पीने के लिए, घर में खाना बनाने के लिए। इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि लोग यहाँ पे ज़्यादा डिजीज़ महामारी फैलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ते जा रहे थे। रोड एकदम पूरा सन्नाटा हो चुका था। मतलब एक तरह से यहाँ पे जो सिपाही है उन्होंने दिल्ली कब्जा तो लिया, लेकिन प्लानिंग वॉर की किस तरह करना है, ब्रिटिशर से लड़ना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बहादुर शाह तो अकेले लड़ेंगे, एक तरह से ओल्ड हो चुके हैं, उनकी लीडरशिप में कोई काम का नहीं है, ठीक है। बहादुर शाह इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। सिपाही जो है अपनी खुद की स्ट्रैटेजी एक तरह से बना रहे हैं। और ना ही ये जो बहादुर शाह कंट्रोल में सिपाही बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किंग को सिपाही कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ब्रिटिशर्स को जैसे ही यहाँ पे वाइफ बोलती है उनकी कि आप दिल्ली की हालत ख़राब हो चुकी है, अभी आपको अटैक करने का एकदम करेक्ट टाइम है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे दिल्ली को कब्जाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सिपाही हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं कि बहादुर शाह को पीछे के रास्ते से यहाँ से निकालने का काम करते हैं, क्योंकि अगर बहादुर शाह कैप्चर हो गए तो पूरा के पूरा जो रिबेल है और रिबेलियन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बहादुर शाह आगे आते हैं और यहाँ पे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी वाइफ जो है ब्रिटिशर्स को बता देती। अब ब्रिटिशर्स से कुछ 3-4 लोग यहाँ पे निकलते और यहाँ से पीछे हट के यहाँ पे आते, ठीक है। और सबसे पहले क्या करते, जो बहादुर शाह की वाइफ थी और उसका जो सन था, उनका बेटा था, उनको गोली से मार देते और जो बहादुर शाह है उनको कैप्चर कर लेते, बहादुर शाह को कैप्चर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स इतनी बुरी पनिशमेंट देते, जितने भी रिबेल्स हैं उन सभी को गोली से मार दिया जाता है। जितने भी घर थे दिल्ली में जिन्होंने सिपाही को सपोर्ट करा था उन सभी को यहाँ पे वो मार देते हैं, जला देते हैं, ठीक है। जो दिल्ली की जो मेन फोर्ट है उससे लगे हुए जितने भी घर हैं उनको तोड़ दिया जाता है और एक तरह से फोर्टिफिकेशन यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोगों ने सिपाहियों को बहादुर शाह को सपोर्ट करा था, जितने भी घर थे उनको मार दिया जाता है, ठीक है। अब यही शिफ्ट तो आज़मगढ़ प्रोक्लेमेशन 1857, तो यहाँ पे हमारा 1857 का रिवोल्ट जो है दिल्ली में फिनिश होता है। और बहुत बुरी तरह से यहाँ पे ब्लड बाथ हमें देखने को मिलता है। पहले इंडियंस ने जो है ब्रिटिशर्स को मारा, या ब्रिटिशर्स ने जो है इंडियंस को मारा। यहाँ पे वाइफ, वुमेन, चिल्ड्रन, प्रैक्टिकली जिन दिनों में अगर हस्बैंड ने साथ दिया तो पूरी फैमिली को जो एक तरह से मार दिया जाता है। और सेम इंडियंस भी वही करते और ब्रिटिशर्स भी सेम पॉलिसी अपनाते हैं, ठीक है।
इसके बाद आता है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन इन 1847. Soon after, the sepoy rose against company. In a burst of volcanic fury, the Delhi Gazette carried a proclamation issued in the name of emperor. Besides predictable denouncement of the tyranny, oppression, or the treacherous English, the document was also a manifest that sought to win support from influential quarters, offering like political manifestos today are cascade promises. Political manifestos, for instance, the right of zamindars were guaranteed, just as attractive pay was guaranteed to soldiers. More interestingly, among promises made to the commercial classes was one that speaks much of age in which the mutiny took place. For it was pledged to men of trade that when the Badshahi regime was restored, they would enjoy gratis the use of government steam vessels, steam carriages for the conveyance of their all important merchandise. इसके बाद बहादुर शाह जफर on 12th of May 1867, Delhi was seized by rebels. Bahadur Shah too was persuaded to support lost Delhi was prestige loss of Britain. On 20th September 1857, British regained Delhi. बहादुर शाह जीनत महल जो कि वाइफ है बहादुर शाह की, ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स की स्पाई का काम करती है, जीनत महल, बट वर फॉलोड एंड कैप्चर्ड बाय जनरल हुडसन. ठीक है. द किंग वॉज एक्साइल टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862. अब दिल्ली में जो बहादुर शाह के दूसरे बेटे थे और जो सोल्जर्स थे उनको एक गेट पे लटका दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है और उनको तब तक मारा, उनके डेथ के बाद भी जब तक कि उनकी बॉडी कंप्लीटली सड़ नहीं जाती तब तक ब्रिटिश उनको लटका के रखते हैं फांसी पे. ठीक है. तो यहाँ पे दिल्ली में खूनी दरवाज़ा जिसको हम बोलते हैं, खूनी दरवाज़ा, मतलब अब उस पर जंग लग चुकी है, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो बॉडी डेथ हो गई थी पर्सन की वो कम्प्लीटली डीके हो गई थी, उनमें से ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया था और जो गेट है उस पर लटकी हुई गेट है उस पर पूरा ब्लड इस तरह से फ्लो हो रहा था. ठीक है. तो लीडर की हम बात करें तो ऑन 12th of May 1857 दिल्ली वॉज सीज्ड बाय रिबल्स. जनरल बख्त खान हु लेड द रिवोल्ट इन बरेली एंड ब्रॉट हिज ट्रूप्स टू दिल्ली, ही वॉज प्रोक्लेम्ड द कमांडर इन चीफ ऑफ बहादुर शाह's आर्मी. Khan Bahadur Khan, leader, grandson of last Nawab of Rohilkhand, formed his own government during 1857, revolted and extended it to nearby districts. He put straight fight with Sir Colin Campbell, then commander of chief of the British Army. Few initial success, but Rohilkhand was finally subjugated and Khan Bahadur Khan fled to Nepal, brought to India and hanged finally in Dhaka. Begum Hazrat Mahal, Lucknow. The Nawab of Oudh Wajid Ali Shah was exiled to Calcutta, but his wife Begum Hazrat Mahal and 11-year-old son continued to live in Oudh. The revolt broke out 4 June 1857. Henry Lawrence, the British resident, with some Europeans and some 100 sepoys took refuge in Residency. Begum seized the Residency and killed Henry. Initially, the attempt of Sir Henry Havelock, Sir James Outram to recover Lucknow met with no success. Finally, in November, Sir Colin Campbell attacked with Gorkha regiment. In March 1858, the city was finally recaptured. Rebels were driven to Nepal border to die in bad climate or captured by Gorkhas. इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, born as Manik Rani Tambe in Varanasi into Marathi Brahmin family. Her father worked for Peshwa Baji Rao II of Bitur. Childhood friends included Nana Sahib and Tatya Tope, married to Gangadhar Rao Nevalkar of Jhansi, renamed to Lakshmi Bai. Jhansi state was Maratha ruled princely state in Bundelkhand. Her son Damodar Rao died 4 months after birth and family adopted a child Anand Rao. When Gangadhar Rao died in 1853, Jhansi was annexed to the British Raj under the doctrine of lapse. She refused, exclaiming, मेरी झांसी में नहीं दूंगी, आई विल नॉट गिव अप माई झांसी. ठीक है. इसके बाद झांसी की बात करें तो हम 1857 द ट्रूप्स एट झांसी रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश. रानी लक्ष्मीबाई इज डिक्लेयर्ड एज द रूलर ऑफ झांसी. ऑन 3rd April 1858, सर ह्यूज रोज recaptured Jhansi. She escaped to Kalpi near Gwalior, where Tanti joined after the Kanpur was lost. Sir Hung Rose also marched to Gwalior and captured in June 1858. Rani died fighting bravely. Nana Sahib sent Tatya Tope with 20,000 men to aid Lakshmi Bai. Tatya
and Lakshmibai together captured Gwalior, but they could not save Jhansi from Sir Hugh Rose. Tatya was an expert in guerrilla warfare. Betrayed by his friend Man Singh, he was finally hanged. इसके बाद आता है शाह मल, लीडर थे. लेड द जार्स गुजर्स इन बिरोली 1857 rebellion. He collected and sent supplies to mutiners of Delhi and blew up the bridge of boats on the Yamuna river. This cut off all communication between Meerut and the British headquarters in Delhi. He was killed deceitfully later on. अब यहाँ पे कानपुर का इंसिडेंट होता है नाना साहिब का. ठीक है. अब दिल्ली की हमने तो बात करी कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ब्रिटिशर्स और इंडिया में फ़ाइट हुई, पूरा ब्लड बाथ हमें यहाँ देखने को मिला. यहाँ पे और ज़्यादा कानपुर में 1857 से जितना दिल्ली में हालत ख़राब थी, कानपुर में उससे भी ज़्यादा ख़राब हुई थी. अब यहाँ पे होता क्या है, जब दिल्ली में रिवोल्ट होता है तो ब्रिटिशर्स को मालूम था कि जो इंडिया है, मतलब कानपुर है सॉरी, वहाँ पे भी लोग रिवोल्ट करेंगे. तो ब्रिटिशर्स करते क्या, जो फोर्टिफिकेशन करते, जो आसपास का एरिया यहाँ गड्ढा खोद देते और पानी भर देते इसमें. ठीक है. अब जो नाना साहब के अंडर जो सिपाही आते हैं, नाना साहब रहते हैं, अब सिपाही इनको अपना लीडर मान लेते हैं और नाना साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, मैं आपको जो है एज ए लीडर रिप्रेजेंट करूँगा, सपोर्ट करूँगा. अब यहाँ पे कानपुर में जो जितने भी सोल्जर्स हैं वो एक तरह से कब्जा लेते पूरे कानपुर को. अब ब्रिटिशर्स कहाँ फंसे रह गए, यहाँ पे एक कैंप है में, एक रूम में, एक फोर्ट में, और आसपास पूरा पानी भरा हुआ है. अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं, इनकी यहाँ ऑफिसर्स भी है, यहाँ पे ऑफिसर्स भी है, उनकी वाइफ भी है, चिल्ड्रंस भी है. करीबन ऐसे करके वाइफ और चिल्ड्रन को मिला के करीबन 100 to 150 लोग यहाँ पे थे. सिर्फ वाइफ और चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रिटिश ऑफिसर बाहर बोलते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब ब्रिटिशर एक फोर्टिफिकेशन में बंद है तो जो सोल्जर्स की कैटरेजेस और एमिनेशन है वो एक तरह से ख़त्म थोड़े टाइम बाद हो ही जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि आप, ठीक है, हम सोल्जर्स जो आपको सरेंडर कर रहे हैं, हमको सरेंडर कर लो, आप चाहे तो हमको मार भी देना, लेकिन जो वाइफ और उनके चिल्ड्रंस हैं, जो वुमेन और चिल्ड्रन है, उनको आप सेफ पैसेज प्रोवाइड करो, एक सुरक्षित रास्ता प्रोवाइड करो और उनको जाने दो. ठीक है. लेकिन जो सोल्जर्स हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे. सोल्जर्स ये बात मानने तैयार नहीं थे, लेकिन नाना साहब ये बात जानते थे कि हाँ, यहाँ पे इस तरह लड़ने से कुछ होगा नहीं, हमें निगोशिएशन करना चाहिए. ठीक है. लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो यहाँ पे रूलर्स हैं और इनका जो एक तरह से पावर जो उनके लोगों पर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही जितने भी सोल्जर्स बाहर आते हैं, निकलते हैं, वाइफ और चिल्ड्रन, और उनको एक नदी के किनारे सारी बोट्स लाई जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे लाया जाता है. सोल्जर्स सारे उनके ऊपर ओपन फायर कर देते हैं, और जितने भी वुमेन चिल्ड्रन थे इसमें से हाफ लोग की डेथ हो जाती है. ठीक है. हाफ लोग यहाँ पे मारे जाते हैं. मतलब ऑफिसर्स तो यहाँ पे नहीं है अभी, उनको कैप्चर करा रखा है, उनको तो मार ही देते हैं, साथ में यहाँ पे वुमेन और चिल्ड्रन की भी डेथ हो जाती है. ठीक है. नाना साहब किसी तरह यहाँ पे इन सारे सोल्जर्स को रोक देते हैं, लेकिन अभी तक लेके हाफ वुमेन चिल्ड्रन मर जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, इन वुमेन और चिल्ड्रन को निकाल के एक तरह से एक रूम में बंद कर दिया जाता है. यहाँ पे वेल है, इस रूम के पास में एक वेल बना हुआ है, यहाँ पे इनको बंद कर दिया जाता है, और अगले दिन इनको सेफ पैसेज प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया जाता है. सेफ पैसेज प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया जाता है. लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो सोल्जर्स रहते हैं वो किसी की भी नहीं कंट्रोल में रहते नहीं है, सुनते नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट एंगर में और वायलेंस में थे. कि ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिशर्स ने भी इनके साथ जो किया है उसको देखते हुए क्या करते हैं, जो कंप्लीट कैंप है जिसमें वुमेन चिल्ड्रन रुके हुए हैं उनको ज़िंदा जला देते हैं, कंप्लीट कैंप को बर्न कर देते हैं, और यहाँ पे जितने भी 50-60 वुमेन बच्चे थे सब मारे जाते हैं, ज़िंदा जल जाते हैं. कुछ जो है कुएं में कूद जाते हैं और ड्राउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डूब के मर जाते हैं. ठीक है. अब ये खबर मतलब जाती है ब्रिटिशर्स के पास. अब ब्रिटिशर्स जो इंडियंस ने अब जो यहाँ पे सोल्जर्स इनके साथ किया है, मतलब इतने वुमेन चिल्ड्रन को मारा है, अब ब्रिटिशर्स इसका 1000 करते हैं. मतलब आपने 100 लोगों को मारा है, ब्रिटिशर्स 1000 जितने, मतलब ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स यहाँ से निकल के आते हैं और जितने भी रास्ते में गाँव दिखते हैं, विलेजेस दिखते हैं, और जिन्होंने भी इनको कानपुर में सपोर्ट करा है, सभी लोगों को बर्न जिंदा, सारे घरों को जिंदा जला दिया जाता है, सभी लोगों को मार दिया जाता है. ठीक है.
और आगे चल के कानपुर को भी कैप्चर कर लेते। The rumor spread among the troops that they were to be massacred soon. A drunk English officer fired at an Indian troop and was acquitted the next day. All this increased suspicion among the Indian troops. The rebellion began on 5th June 1857 when the cavalry shot at a British officer. Leader Nana Sahib Doband was not recognized under doctrine of lapse. His envoy Azimullah Khan pleaded his cause before the British Queen in England to on Avil. He had earlier sworn loyalty to the British but joined the rebels once revolt broke out. कुंवर सिंह, यहाँ पे हम बात करें जमींदार ऑफ जगदीशपुर, तो यहाँ पे पूरा हमारा कानपुर का रिबेलियन फिनिश होता है। इसके बाद आते हैं कुंवर सिंह, लीडर थे जमींदार ऑफ जगदीशपुर एंड ओल्ड मैन इन हिज 70s. He nursed a grudge against the British who had deprived him of his estates. He unhesitantly joined the sepoys when they reached Ara from Dignapur. लीडर की बात करें तो ऑक्यूपाइड आजमगढ़, ही लेटर रिटर्न टू हिज होम एंड लेड अ victorious battle near Jagdishpur on 3rd July. Succumbed to his injuries. In 1966, the government of India released a stamp in his honor. ठीक है, अब separation and failure की बात करें तो 14 September 1857, 6 column of British Indian Army led siege on the Red Fort. 20 September 1857, British regained Delhi. 1862, the king was exiled to Rangoon where he died. Suppression and failure. Certain classes and groups did not join, in fact worked against the revolt. Big zamindars acted as breakwaters to storms. Moneylenders and merchants suffered the wrath of mutiny badly. Anyway, saw their class interests better protected under British patronage. Limited territorial spread, lack of complete nationalism. British forces were better equipped with technology and arms. Lack of coordination. Sepoys were also poorly organized. No vision for the post-mutiny institutions. The rebel units did not have common plan of action, or authoritative heads, or centralized leadership. Modern educated Indians viewed this revolt as a backward-looking and mistakenly hoped the British would usher in an era of modernization. By one estimate, not more than 1/4 of the total area and not more than 1/10 of the total population was affected. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा लेक्चर फिनिश होता है।